सोचो, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का जो दिन में 16 घंटे काम करता था सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। एंड सोचो, अब वही लड़का फ्यूचर में जाके एक कार कंपनी का मालिक बन जाता है जो आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। ये कहानी है ह्यूंडई के फाउंडर चैंग जुंग यूंग की। यूंग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से यूंग का सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, बट उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाया। छोटी सी उम्र में ही यूंग को अपने परिवार के साथ खेतों में काम करना पड़ता और इतनी मेहनत के बाद भी कभी कभी वो एक वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते और इलाज और एजुकेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। चुंग को लकड़ियां बेचने पास के शहर में जाना पड़ता, जहां उन्होंने नोटिस किया कि लोग दिन रात खेतों में काम करे बगैर भी खाना और कपड़े दोनों अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये सब इंसिडेंसेस को देखकर यूंग उस दिन काफी निराश हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बनानी होगी। अब एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक बड़े से शहर के कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबरर्स की जरूरत है, जिसे सुनकर यूंग ने कुछ कर दिखाने की ठान ली और 1932 में सिर्फ 16 साल की उम्र में चुंग ने एक चौंका देने वाला डिसीजन लिया। उन्होंने शहर भागने का फैसला किया और उसी बीच एक रात यूंग अपने एक दोस्त के साथ शहर की ओर निकल पड़े। 160 किलोमीटर चलने के बाद यूंग कोवान सिटी पहुंच गए, जहां उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन लेबरर की नौकरी शुरू कर दी। इनिशियली काम काफी डिफिकल्ट था, जिसमें पैसे तो बिल्कुल ना के बराबर ही मिलते थे, पर यूंग काफी खुश था क्योंकि पहली बार उसने जिंदगी में अपने दम पर कुछ कमाना शुरू कर दिया था। अब 2 महीनों तक जिंदगी ऐसे ही चलती रही जब तक उनके पिता ने उन्हें ढूंढ निकाला। चुंग को वापस खेती करने गांव आना पड़ा, जिससे उनका परिवार तो काफी खुश था, लेकिन चुंग बिल्कुल भी नहीं। वो 2 महीनों ने चुंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का एक पैशन जगा दिया था और उन्हें रियलाइज हो चुका था कि खेतों में काम करके वो कभी भी अपनी गरीबी नहीं मिटा पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने 2 और बार भागने की कोशिश भी करी थी, लेकिन दोनों बार उनके पिता ने उन्हें ढूंढ ही लिया। फाइनली 1934 में 18 साल की उम्र में उन्होंने चौथी बार भागने की कोशिश की और इस बार उन्हें कोई नहीं रोक पाया। वो सियोल पहुंच चुके थे, जो आज साउथ कोरिया की राजधानी है, जहां उन्होंने वो सारे काम किए जो उन्हें मिले। पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर एक फैक्ट्री वर्कर और फाइनली बोक्यांग राइस फैक्ट्री में एक डिलीवरी बॉय। चुंग की मेहनत और ईमानदारी से कस्टमर्स और फैक्ट्री ओनर इतने खुश हो चुके थे कि सिर्फ 6 महीनों के अंदर उन्हें स्टोर का मैनेजर भी बना दिया गया। इसके बाद चुंग ने और भी ज्यादा मेहनत की और शॉप को ग्रो करने के लिए अपनी जान लगा दी। अब 1937 में जब स्टोर के मालिक अपने डेथ बेड पर थे, तब उन्होंने एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया। यूंग के पैशन और डेडिकेशन के कारण ओनर ने स्टोर को यूंग के हवाले कर दिया और सिर्फ 22 साल की उम्र में यूंग एक एम्प्लॉय से लेके एक बिजनेस के ओनर बन चुके थे। अगले 2 साल तक यूंग ने और भी ज्यादा मेहनत की, जिसके कारण मार्केट में उनकी ट्रस्ट और रेपुटेशन दोनों बढ़ रही थी और जिसके कारण उनका बिजनेस रैपिडली ग्रो हो रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, बट तब भी एक ट्रेजेडी हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस समय जापान वाज रूलिंग कोरिया। जापानीज चाहते थे कि जंग के दौरान उनकी आर्मी को सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके बदौलत उन्होंने सारे राइस शॉप्स की ओनरशिप कोरियन से ले ली थी और सालों से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। If I put my heart and soul sincerely into whatever I am working, I will surely succeed। और इसी सोच के साथ वो एक ऐसा काम ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं था। अब जल्दी उन्होंने अपना फोकस कार रिपेयरिंग सर्विस पे जीरो डाउन किया और 1940s में 3000 वोन का लोन लेते हुए एडो गैरेज सर्विस की शुरुआत हुई। लेकिन इस बार यूंग की किस्मत इतनी खराब थी कि ओपनिंग के 1 महीने के अंदर ही गैराज पर आग लग गई और जलकर सब कुछ राख हो गया। यूंग काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुका था, क्योंकि पहले तो उन्हें लोन से होने वाले नुकसान की भरपाई करनी थी और दूसरा अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को पे भी करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसे सिचुएशन में काफी आसानी से गिव अप कर जाता, पर हमेशा की तरह चंग ने इस प्रॉब्लम का भी काफी डटकर सामना किया। यूंग ने 3500 वोन का एक और लोन लिया और पहले से भी एक ज्यादा बेहतर गैराज खोला। यूंग ने कस्टमर्स के पेन पॉइंट पे फोकस करते हुए ये आइडेंटिफाई किया कि उस समय कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कार रिपेयरिंग के टाइम हफ्तों वेट करना। इसीलिए उन्होंने स्पीड को अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाया। जहां यूंग के कॉम्पिटिटर्स को एक कार रिपेयर करने के लिए 20 दिन लग जाते, वही काम यूंग 5 दिन में डिलीवर कर पाता।
इन रीजंस की वजह से युंग का गैराज इतना सक्सेसफुल हो चुका था कि अगले 3 सालों तक यानी 1943 तक उनका वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉइज तक हो चुका था। इस समय तक युंग ने अपना सारा लोन भी पे ऑफ कर दिया था और उसी के साथ अपनी फैमिली को सियोल भी शिफ्ट कर दिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन तभी एक और डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए इक्विपमेंट्स बनाने थे, इसीलिए जापान ने उनके शॉप की ओनरशिप फिर से ले ली थी और उनके बिजनेस को एक लोकल स्टील शॉप के साथ मर्ज कर दिया। फिर से युंग का बिजनेस उनसे छीन लिया गया था, जिससे वो वापस स्क्वायर वन पर आ चुके थे। उन्हें अपने परिवार के साथ वापस गांव लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग्स बच चुकी थी, जिसको लेके वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि वो एक और बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ ही जापान का कोरिया पर रूल भी खत्म हो चुका था। कोरिया के नॉर्थ प्रोविंस में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और साउथ प्रोविंस में अमेरिका का। इन दो कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के अगेंस्ट काफी वॉर्स लड़ी, जिस रीजन की वजह से आज कोरिया दो कंट्रीज में डिवाइड हो गया। 1946 में युंग सियोल आते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस दोबारा से शुरू कर देते हैं। बिजनेस पुराना था, लेकिन इस बार नाम नया, ह्यूंडई ऑटो सर्विस। और ह्यूंडई का मतलब होता है मॉडर्न। कार्स रिपेयर्स बिजनेस वाज गोइंग वेल, बट तभी युंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए काफी नए बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी स्पॉट की। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं था, बट उनके पास वो पैशन जरूर था जो उन्होंने 16 साल की एज में वो फैक्ट्री में काम करते वक्त पाया था। इसीलिए 1947 में 31 साल की उम्र में उन्होंने हुंडई सिविल वर्क्स नाम से अपनी कंपनी बनाई और कंस्ट्रक्शन लाइन में एंट्री ली। शुरुआत में वो काफी छोटे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे थे, लेकिन 1950s आते आते उन्होंने अपने काफी बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू कर दिए थे। और जब यही उनका मेन बिजनेस बन चुका था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग अपवर्ड्स, तभी कहानी में एक और ट्विस्ट भी आ जाता है। जून 1950s में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स सियोल के बहुत करीब आ चुकी थी। इसी वजह से चुंग को अपनी सारी सेविंग्स के साथ प्यूसान शहर भागना पड़ा, लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चुंग ने हिम्मत नहीं हारी। उस समय यूएस साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी के साथ लड़ रही थी और उन्हें टेंट्स, वेयर हाउसेस और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जैसे जरूरतें भी प्रोवाइड कर रही थी। चुंग ने देखा कि अमेरिकन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनको जरूरत थी तो सिर्फ रिलायबल और टाइमली डिलीवरी की, और चुंग ने उन्हें वही डिलीवर किया। उन्होंने एक छोटे से टीम के साथ शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया, मतलब अगर प्राइस सही थी तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार थे। वॉर के टाइम उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई और काफी हैवी लॉसेस भी झेलने पड़े, लेकिन एक बार कमिट करने के बाद उन्होंने कभी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा और उनकी इसी रिलायबिलिटी की वजह से उस समय अमेरिकन के साथ उनके काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स डेवलप भी हो चुके थे। अब 1952 में तो वॉर खत्म हो गई, लेकिन चुंग को अमेरिकन से प्रोजेक्ट्स मिलते गए। बाद में जब साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अपने देश को वापस से रीबिल्ड करने की कोशिश की, तब ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स के कंस्ट्रक्शन में हुंडई ने एक काफी मेजर रोल प्ले किया, जिससे हुंडई का बिजनेस उस समय एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया। साउथ कोरिया का सबसे लार्जेस्ट डैम सोयांग डैम और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे क्यूम्बू एक्सप्रेसवे भी हुंडई ने ही बनाया। अब 1960s आते आते चुंग अपने अर्ली 50s तक पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर भी थे, लेकिन चंग अभी भी खुद से सेटिस्फाइड नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर्स के रोड बना चुके थे और अब उनका मन था उन रोड्स पर चलने वाली कार्स बनाने का। 1967 में चंग ने एस्टैब्लिश की हुंडई मोटर्स कंपनी। मित्सुबिशी हुंडई को अपनी कार्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो चुका था। इस डील की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी कि हुंडई अपने नाम से, अपने दिए हुए ब्रांड के नाम से कार बेच सकता था। अब उसी समय साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें सारे साउथ कोरियन कंपनीज को एक सिटीजन्स कार बनानी कंपलसरी थी, जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और एट द सेम टाइम जिसमें मेड इन साउथ कोरिया पार्ट्स ही यूज करे गए हो। 1976 में चुंग ने अपनी फैक्ट्री सेटअप की और बनाई साउथ अफ्रीका की सबसे पहली मास प्रोड्यूस्ड कार ह्यूंडई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये कार इतनी हिट हुई कि देखते ही देखते साउथ कोरिया के कार सेगमेंट्स का 60% मार्केट शेयर भी ह्यूंडई ने कैप्चर कर लिया और बन गई साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का टोटल कार्स मार्केट सेगमेंट सिर्फ 30,000 कार्स का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं था। ऑल्सो हुंडई पोनी साउथ कोरिया में जितनी सक्सेसफुल रही, उतनी ही ओवरसीज मार्केट में एक फेलियर भी रही।
कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मियों में पेंट उड़ जाती थी और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज क्रिएट होते थे। और इसी रीजन के वजह से हुंडई मोटर कंपनी पिछले 7 सालों तक लॉसेस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें कंपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, बट चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद कराना तो दूर, वो एक नई कार कंपनी बनाने का प्लान कर रहे थे जिसमें हर साल 3 लाख से भी ज्यादा कार्स मैन्युफैक्चर हो पाए। कंपनी की मैनेजमेंट को चंग का ये डिसीजन तो आखिर समझ में ही नहीं आया कि 30,000 कार्स की मार्केट में आखिर 3 लाख कार्स कौन ही खरीदेगा। उस समय साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी एंड ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी सेक्टर वाज एक्सपीरियंसिंग मेजर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका काफी सीधा सा मतलब था कि आने वाले कुछ सालों में कार्स की डिमांड साउथ कोरिया में एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाली है। साथ ही हुंडई अपने नए कार्स एंड डिजाइन्स काफी मैसिव स्केल पर फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने वाली थी। 1980s में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में हुंडई ने अपने कई इंप्रूवमेंट्स के साथ अपनी नई कार पोनी 2 लॉन्च की। ये कार साउथ कोरिया में इतनी हिट रही कि सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसे कई कंट्रीज में भी इसको एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में अपने 4 लाख कार बेचकर हुंडई बन गया प्रॉफिटेबल। हुंडई अब एक डिसेंट कार कंपनी के रूप में ग्लोबल लेवल पर एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा और टफ कार मार्केट यूएसए अभी जीतना बाकी था। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए का मार्केट क्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट था। हुंडई ने जब यूएस मार्केट स्टडी किया तब ये देखा कि जापानीज ने ऑलरेडी कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट डोमिनेट कर लिया है और यूएस का लार्ज और मिड साइज कार सेगमेंट्स में ऑलरेडी काफी कटथ्रोट कंपटीशन चालू है। इसी वजह से हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट को टारगेट किया जहां कंपटीशन लगभग जीरो थी। साथ ही हुंडई ने ये भी नोटिस किया कि यूएसए में सेकंड हैंड कार मार्केट का सेगमेंट काफी बड़ा था। हुंडई ने इन्हीं अनटैप्ड कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार की प्राइस पे अपनी नई हुंडई एक्सेल वो भी 5 साल की वारंटी के साथ ऑफर की। इससे सेकंड हैंड कार बायर्स इंस्टेंटली हुंडई एक्सेल पर शिफ्ट हो गए और इस स्ट्रैटेजी ने पूरे यूएस के कार सेगमेंट को हिलाकर रख दिया। 1986 में Hyundai ने यूएसए में 1,70,000 और 1987 में 2,60,000 Hyundai एक्सेल कार्स बेची। उसी साल Hyundai ने जापान के मित्सुबिशी मोटर्स के साथ एक पार्टनरशिप डील साइन कर दी थी। इन दोनों सालों में Hyundai एक्सेल वाज द मोस्ट सोल्ड कार इन यूएस मार्केट और इसी तरह Hyundai ने एक मेजर कार कंपनी के रूप में ग्लोबल लेवल पर भी अपनी जगह एस्टैब्लिश कर ली। अब उसी साल 72 इयर्स की एज में चुंग ने हुंडई से अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर ली और ऑनररी चेयरमैन का पोस्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद चुंग के भाई और बेटे दोनों ने वही डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को मैनेज करते हुए काफी आगे बढ़ाया और आज हुंडई दुनिया की 3rd हाईएस्ट सेलिंग कार कंपनी भी बन चुकी है। सिर्फ 2022 में उन्होंने लगभग 4 लाख से भी ज्यादा कार्स बेची। आज हुंडई ग्लोबल लेवल पर अपने कार्स के लिए तो काफी मशहूर है ही, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि हुंडई ग्रुप में आज 40 से भी ज्यादा सब कंपनीज है, जैसे Hyundai एलिवेटर, Hyundai इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज में से भी एक है। और Hyundai के कारण ही साउथ कोरिया आज जापान को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे लार्जेस्ट शिप मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में से भी एक बन गई है। साउथ कोरिया के लिए हुंडई आज ना सिर्फ एक मामूली सी कंपनी है बल्कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने देश को एक ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन दिलाने पर, हजारों जॉब्स क्रिएट करने पर और देश को रीबिल्ड करने में काफी मदद की है। और इस सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी, लेकिन उसके पास था इमेंस पैशन, विजन और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और डिजायर फॉर बेटर फ्यूचर। अब ऐसे ही और इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए।